सभी पेंशनर्स को कविश डांगे की तरफ से सुप्रभात। आज EPS 95 के बारे में मैं खुद ही मन में सोच रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मेरी मन की बात आप तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। EPS 95 की जो योजना है वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें जहाँ पर भी 20 से ज़्यादा कामगार लोग काम करते हैं उन्हें मेंबर होना पड़ता है। इवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो भी इनके मेंबर्स हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसके जो टोटल मेंबर्स है वो नियर अबाउट 20 करोड़ के आसपास है, लेकिन जो एक्टिव मेंबर्स है जिनका कंट्रीब्यूशन रेगुलर जाता है वो 3 कोटि के ऊपर में है। यानी 20 कोटि के कंपैरिजन में सिर्फ एक्टिव मेंबर्स है 3 करोड़ एंड समथिंग, और बाकी जो इनएक्टिव मेंबर्स है उनका ध्यान क्यों नहीं है ये कुछ बोल नहीं सकते। हालांकि EPS 95 स्कीम अच्छी होने के बावजूद भी जो पेंशनर्स है यानी हर एक साल में 3-3 लाख पेंशनर्स उसमें जुड़ते हैं, यानी 2022-23 में 75 लाख पेंशनर्स थे, तो अभी उसका जो फिगर है वो 78 लाख हो गया है। और चूँकि EPS 95 स्कीम अच्छी होने के बावजूद भी उसका जो पेंशनरी बेनिफिट है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन से बहुत कम है, इसलिए नियर अबाउट 40-45 लाख लोगों को सिर्फ 1000 to 1500 रुपया मिलता है। इसका एकमेव कारण है, इसका मेन रीज़न है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है नियर अबाउट 44 नंबर्स है, उसमें एम्प्लॉयर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, गवर्नमेंट के भी रहते हैं और एम्प्लॉइज़ के भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, लेकिन उनकी निष्क्रियता की वजह से कुछ एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बोल नहीं पाते और इसलिए ये स्कीम अच्छी होने के बावजूद भी अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली स्थित है, उनका रवैया पॉजिटिव दृष्टिकोण से विचार करने का नहीं है, इसलिए वो एक्चुअली जो फंड्स का सरप्लस में है या डिफिसिट में है उसका अंदाज़ा लगाता है। उसका कारण देते हुए एक्चुअली का रिपोर्ट ये स्कीम डिफिसिट में है ऐसा ही वो अपने को बताते हैं और बेनिफिट बढ़ाते नहीं है। हालांकि अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, इसलिए जो 44 सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है
और पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, उन्होंने इसके बारे में सोचना चाहिए और पेंशन में कैसी बढ़ोतरी हो सकती है इसके ऊपर अभ्यास कर कर ये पॉजिटिव सिग्नल उन्होंने देना चाहिए। आज खास करके हमने ये जो सुरेश कुमार है उनका पीपीओ ऑर्डर हमने देखा और उसके ऊपर गौर करने की कोशिश की। अभी ये जो पीपीओ ऑर्डर है, पीपीओ ऑर्डर में जो भी बताते हैं वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, उसके बाद में पास्ट सर्विस, एक्चुअल सर्विस, उनका वेजेस ऑन डेट ऑफ एग्जिट और पेंशनेबल सर्विस, ये सब बातें यहाँ पर लिखी होती है। लेकिन जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ये पीपीओ ऑर्डर में नहीं होता है। अभी इन्होंने जो भी पेंशन निकाली है 20,530, ये एनटीपीसी के एम्प्लॉय थे और एनटीपीसी एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उनका खुद का ट्रस्ट है। ऐसे भारत भर में जो खुद के ट्रस्ट है यानी प्राइवेट ट्रस्ट है वो 1575 है। महाराष्ट्र में उसकी संख्या 373 है, उसके खालो खाल 294 वेस्ट बंगाल में है और बाकी सभी राज्यों में है। तो इसके ऊपर ये जो एग्जम्प्टेड ट्रस्ट है उनके ऊपर बहुत सारा कंट्रोल ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का रहता है और उनके कंट्रोल के अंतर्गत ही ये सब फंक्शनिंग चलते रहता है। तो एनटीपीसी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो सुरेश कुमार तनवर है उनको 20,530 रुपया पेंशन, अभी हायर पेंशन अप्रूवल हो गया और उनको जून 2009 से मिल रहा है, ऐसा ये पीपीओ ऑर्डर के इससे पता चलता है। अभी इसमें कैलकुलेशन नहीं है, एक्चुअली ईपीएफओ ने ऐसे कैलकुलेशन देना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ फैमिली पेंशन स्कीम में पास्ट सर्विस बेनिफिट मिलता है उसका कैलकुलेशन कैसा हुआ, उसके बाद में 16/11/95 से 31/8/14 तक कितना पेंशन निकला है और 1/9/14 से 4 जनवरी को 2019 वो रिटायर्ड हुए तो उस पीरियड में कितना पेंशन निकला है और 2 साल का जो वेटेज है, 2 इयर्स वेटेज बोनस कहते हैं हम, वो उसके लिए कौन सा बेसिक यूज़ किया है, यानी कितना अमाउंट का बेसिक यूज़ किया है, ये सब बातें इसमें आना चाहिए। तो ये पीपीओ के सीट के ऊपर से मैंने थोड़ा अभ्यास किया और ये अभ्यास आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो जो ये सुरेश कुमार है उनका जो पुराना पेंशन होगा जो मैंने कैलकुलेट किया वो 3,311 रुपया है। उनका नंबर नहीं होने से उनसे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो कैलकुलेट किया उनका पेंशन यानी पुराने इससे यानी हायर पेंशन से नहीं, लेकिन जो उनको मिलता था जून 2009 के पहले, वो जो है पेंशन जो निकाला उसमें पास्ट सर्विस बेनिफिट उनको 519 रुपया मिलता होगा। बाद में 16/11/95 से 31/8/14 तक 1,746 रुपया, उसके बाद में 1/9/14 से 4/1/2019 यानी एग्जिट डेट है, रिटायरमेंट की डेट है, उसमें 861 रुपया और जो 2 साल का वेटेज है बोनस वो 186 रुपया, ऐसा उसको 3,311 रुपया उनको पेंशन मिलता होगा। अभी उनकी पेंशन हो गई 20,530, यानी करीबन ये 6 पट जो ओल्ड पेंशन उनको मिल रही थी EPS 95 के, उससे 6 पट ज़्यादा है, यानी 6 गुना ज़्यादा है।
अब इसका भी कैलकुलेशन पीपीओ ऑर्डर में नहीं है, लेकिन मैंने इसका कैलकुलेशन अंदाजन यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके किया है। उसमें पास सर्विस बेनिफिट जो है वो 519 रुपया जो है वो मिलेगा, क्योंकि वो 1992 में ज्वाइन हुए और ये जो अपनी EPS 95 है 16/11/95, तो उनका 3 साल का सर्विस और उसके बाद में 4 जनवरी 2019 को रिटायर्ड हुए, तो वो पीरियड तो उनको उनका जो पास सर्विस बेनिफिट है, क्योंकि वो 16/11/95 के पहले ये एम्प्लॉयमेंट में थे, तो ही इज एलिजिबल फॉर पास सर्विस बेनिफिट, और उनका जो पास सर्विस बेनिफिट निकला है वो 519 रुपया निकला है। उसमें उनका जो सर्विस हुआ है ये 3 साल के ऊपर हुआ है, 19 अक्टूबर 92 से लेकर 15 नवंबर 95 तक, और उसके बाद में 16 नवंबर 95 से 4 जनवरी 19 उनका जो ईयर्स ऑफ सर्विस है वो 23 साल के ऊपर है। इसलिए उनका जो टेबल के हिसाब से जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो पकड़ के उनका जो पास सर्विस बेनिफिट है वो 519 रुपये निकला है। अब वो जो स्टेजेस है, दूसरा स्टेज 16/11/95 से 31/8/14 तक, यानी टोटल डेज होते हैं इसके 6863 डेज। तो इस हिसाब से उनका जो पेंशनेबल सैलरी हमने निकाला है, यानी वो जो उनका जो फार्मूला है कि 31/8/14 का सैलरी यानी बेसिक प्लस DA और 60 महीने का एवरेज, उसमें जो भी कम होगा वो 16/11/95 से लेकर 31/8/14 तक वो कंसीडर करते हैं। तो मैंने कैलकुलेट किया और उनका जो 31/8/14 के पहले का जो भी कुछ है सैलरी वो 53,049 रुपये आता है, और उनका जो डेज है वो 6,863 आता है। इसके ऊपर हमने उनका पेंशन कैलकुलेशन किया है 14,250। ये दूसरी स्टेज होगी। तीसरी स्टेज 1/9/14, क्योंकि अमेंडमेंट 1/9/14 से हुई है, इसलिए 1/9/14 से डेट ऑफ रिटायरमेंट तक वो 60 महीने का एवरेज निकाल के हम उसको कैलकुलेट करते हैं। उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का या EPFO का वैसा फार्मूला है। तो इसमें जो है 1 सितंबर 14 ते 4 जनवरी 19 उसमें पीरियड आता है 52 वीक्स, 52 वीक्स। हमें 52 मंथ्स, हमें 60 मंथ्स का एवरेज चाहिए, इसलिए ये 52 ही मंथ्स होते हैं, इसलिए हमें पीछे जाना पड़ता है और उसको 60 महीने का करने के लिए 8 महीने उसमें ऐड करने पड़ते हैं। यानी 31 दिसंबर 13 से 31 अगस्त 14 तक वो 8 महीने होते हैं, और उसका जो भी पेंशन होगा यानी जो भी सैलरी है वो सैलरी 53,049 रुपीज़ है, यानी 53,049। तो हमने ये जो 53,049 है ये 16/11/95 से 31/8/2014 तक जो भी 6,863 डेज होते हैं उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। वो पेंशन है 14,252, और 60 महीने का जो एवरेज आता है 68,411 वो PPO में दिया है। उसके हिसाब से ये 1/9/14 से 4 जनवरी 19 यानी 1586 दिन का उनका जो पेंशन है वो 4,247 रुपया उनको मिलता है। और ये 2 साल का जो वेटेज है, क्योंकि जब हम पुराने इसमें कैलकुलेट करते हैं विदाउट यानी सीलिंग लिमिट का जो सैलरी था उसके ऊपर तो 186 आता था, लेकिन अभी सैलरी हमने 31 अगस्त 14 का जो 8 महीने का एवरेज था वो 53,049 यानी 50,000
53,049 के हिसाब से हमने उनका जो 2 साल का वेटेज है वो 1516 रुपये निकाला है। और इस हिसाब से जो इसमें 4 हेड है, इसमें पास सर्विस बेनिफिट 519 रुपया, यानी उसके बाद में 16/11/95 से 31/8/14 तक पहला पेंशन 14,250 रुपया। उसके बाद में 16/11/95 से 4 जनवरी 19 डेट ऑफ रिटायरमेंट वो पेंशन निकला है 4,247 रुपया। और ये जो बोनस है 2 साल का वेटेज है वो 1,516 रुपया निकला है। तो उस हिसाब से 20,530 रुपया जो है इनका पेंशन निकला है। और पहले जो पेंशन उनको मिलता था वो 3,311 रुपये पेंशन मिलता था। अभी उनको 20,530 रुपया पेंशन मिलता है। उनमें उनको कितने अमाउंट का डिमांड आया था और कितना पैसा उनको भरना पड़ा या कितना एरियर्स मिला है उसके डिटेल्स ये पीपीओ में नहीं दिए हैं। शायद ईपीएफओ ने जो लेटर भेजा होगा उनको उसमें सब सारे डिटेल्स होंगे। तो इस हिसाब से है। तो पीपीओ को एक खास बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये पीपीओ ऑर्डर जब निकलती है रीजनल ऑफिस से या ईपीएफओ से, तो इन्होंने ये 4 बातें का कैलकुलेशन उसमें पीपीओ ऑर्डर में करना चाहिए। यानी कि पास सर्विस बेनिफिट कैसा कैलकुलेट हुआ है, उसके बाद में 16/11/95 टू 31/8/14 तक कैसा कैलकुलेशन किया है, किस हिसाब से पेंशन निकाला है। उसके बाद में 1/9/14 से 4/1/19 यानी 1/9/14 से डेट ऑफ रिटायरमेंट तक कितना पेंशन निकला है। और ये जो बोनस है, बोनस के हिसाब से कितना कौन सा बेसिक प्लस डीए यानी पेंशनेबल सैलरी यूज़ किया है, वो भी उसमें कैलकुलेशन में पीपीओ की कैलकुलेशन पीपीओ ऑर्डर में समाविष्ट करना चाहिए। और उस हिसाब से फिर उन्होंने पीपीओ ऑर्डर निकालना चाहिए। तो ये जो ड्रॉबैक्स है, तो जिनको जिनको अभी हायर पेंशन शुरू हुआ है उन्होंने उनको उनका जो भी पेंशन निकला होगा उस पेंशन का कैलकुलेशन कैसा किया उसका बाइफर्केशन उन्होंने मांगना चाहिए। और पेंशन जो है वो बराबर निकला या नहीं इसकी खातिरी या करना चाहिए। कंफर्म करने के बाद ही अपने को पता लगेगा कि जो भी पेंशन हायर पेंशन निकला है वो बराबर निकाला है या नहीं है। तो इसके लिए आपके साथ में आपके पास में सैलरी बिल्स या आपको जो सैलरी हुआ उसका जो स्लिप है वो स्लिप रहना अत्यंत आवश्यक है। आपने अगर आपके पास में वो रखा होगा तो 31/8/14 के पहले और 31/8/14 के बाद में जब तक आप रिटायर्ड नहीं हुए तब तक का जो पीरियड है उसके जो सैलरी स्लिप आप अपने साथ में होगे तो उसका कैलकुलेशन या फिर उसका कितना 60 महीने का एवरेज आता है और 31/8/14 का कौन सा कितना बेसिक प्लस दिए था वो 60 महीने के एवरेज से कितना कम है, ये सब बातें आप देख सकते हैं और खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब बातें ईपीएस 95 में है। और ईपीएस 95 अच्छा होने के बावजूद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो हम डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट ये जो उसका नारा है, तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन हमारा ज़्यादा है लेकिन डिफाइंड बेनिफिट बहुत कम है। और इसके लिए हमें कोशिश जारी रखना है, पेंशन में बढ़ोतरी रखना है। सो आज के लिए इतना ही। चलो चल के सूरज ढूंढे, चलो चल के सूरज ढूंढे और न मिले तो किरण किरण जमा करें हम, किरण किरण जमा करें हम
और एक नया सूरज बनाए। तो ईपीएस 95 में कितना अमेंडमेंट हो सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, उसके ऊपर हमको गौर करना चाहिए और ईपीएस 95 में सुधारना करनी चाहिए। क्योंकि ईपीएस 95 ऐसा है कि उसके जो मेंबर्स है बहुत ज़्यादा है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और सीपीयू सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग या स्टेट पब्लिक अंडरटेकिंग उसके मेंबर्स है। ये जो आईटी सेक्टर है वो भी उनके मेंबर्स है। तो उसमें कुछ ईपीएस 95 के इसमें कुछ बदलाव आ सकता है क्या, इसका विचार हमने करना चाहिए। और आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।